हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर का एग्जाम का डेट क्या हुआ साथियों। हाँ, डिक्लेयर हो गया है। रेलवे विभाग ने क्या किया है साथियों, हाँ पेपर की डेट को घोषित कर दिया है। और ये कौन सी तारीख साथियों निर्धारित की गई है? 17 अगस्त ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 17 अगस्त से पेपर क्या होंगे साथियों। हाँ, रेलवे विभाग ग्रुप डी का पेपर कराने के बारे में क्या कर रहा है साथियों, एकदम सोच लिया है। और 17 तारीख से पेपर क्या किए जाएंगे, कई शिफ्ट में कराए जाएंगे। तो पेपर लंबा चलेगा क्योंकि करोड़ों लोगों ने क्या किया साथियों, फॉर्म फिलअप किया है। तो 17 तारीख से पेपर स्टार्ट है। और अब क्या करना है साथियों, जमकर तैयारी करना है ना, जमकर तैयारी करना। और एक सीट क्या करना है साथियों, केवल एक सीट ना, खुद के सीट से मतलब है, बाकी से नहीं मतलब। बस टारगेट यही है, मेरा एक सीट मुझे चाहिए, चाहे जैसे चाहिए ना, चाहे जैसे चाहिए। हाँ, चोरी चपारी वाला काम नहीं ना, जैसे चाहिए मतलब मेहनत से चाहिए, है ना, चाहे जो हो जाए, है ना। पेपर की नाक में क्या करना है साथियों, दम कर देना है ना। जहां से भी क्वेश्चन पूछे पूरा आंसर सही सही करके आना है। टारगेट क्या है साथियों, विज्ञान में ना 25 में 25 सही होना चाहिए, क्योंकि यही नंबर्स आपको क्या करेंगे साथियों, आगे ले जाएंगे बाकी लोगों से। तो चलिए साथियों, हाँ ध्यान दीजिएगा। आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, हाँ प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। पहली बात की है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, मतलब कौन से तत्व, है ना। टोटल तत्व कितने साथियों आवर्त सारणी में, 118। ध्यान दीजिएगा, कितने हैं, 118 ना। हाँ, टोटल तत्व है 118। इसमें कितने हैं धातु, कितने हैं अधातु, कितने हैं उपधातु। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि धातु कौन होंगे, अधातु कौन होंगे, उपधातु कौन होंगे ना। पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चन क्या किया है, पूछा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हाँ, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। पहला बात कि कैसा तत्व साथियों, धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक तत्व वे होंगे ना, ध्यान समझिएगा। धनात्मक तत्व वे होंगे जो प्लस बनाने की क्या रखेंगे, क्षमता रखेंगे। मतलब ये कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को त्याग देंगे और धन आयन बनाने की क्या रखेंगे, प्रवृत्ति रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, धन आयन बनाने की क्या रखेंगे साथियों, प्रवृत्ति रखेंगे। क्या कहलाएंगे, हाँ धनात्मक तत्व कहलाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, धातु क्या होंगे साथियों, यही होंगे धातु यही होंगे। यानी धातु वे होंगे जो धनात्मक बनाने की क्या रखेंगे, प्रवृत्ति रखेंगे। धनात्मक कब बनाएंगे, जब अपने कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या करे, दूसरे कक्षा में या दूसरे तत्व को क्या करे, दे देना। हाँ, अपने कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो धनात्मक बनाएंगे। तो साथियों क्या कहलाएंगे, वो धातु कहलाएंगे। और जब ऋणात्मक बनाएंगे तो साथियों, हाँ जब ऋणात्मक बनाएंगे ना तो अधातु कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएंगे साथियों, अधातु कहलाएंगे। कब, जब ऋणात्मक बनाएंगे तब, है ना। जब ऋणात्मक बनाएंगे तो अधातु कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होंगे साथियों, अधातु। ऋणात्मक बनाएंगे ना, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और ये निगेटिव चार्ज अपने ऊपर बना लेगा ना, यानी उस पर धन आवेशित आएगा। जब निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन, और जब ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशित आएगा। अगला ध्यान दीजिए, हाँ उपधातु क्या होंगी साथियों, उपधातु ना जो प्लस माइनस दोनों बना लें। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस क्या करेंगी, दोनों बनाएंगी ना। हाँ, जनरली जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या होंगे साथियों, उपधातु की श्रेणी में आएंगे। ध्यान से समझिएगा, धातु जो होंगे ना साथियों, ध्यान समझिएगा। धातु में एक धातु ऐसी है ना, हाँ पारा मरकरी, जो किस अवस्था में पाई जाती है साथियों, द्रव फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, द्रव फॉर्म में पाई जाती है। अधातु में साथियों एक अधातु ऐसी है ना जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी साथियों, ब्रोमीन। ध्यान दीजिए, कौन सा, ब्रोमीन। अगला ध्यान दीजिए, धातुओं की एक खास बात क्या है ना कि इनकी तन्यता बहुत ज्यादा होती है। तन्यता मतलब समझिएगा ना, हाँ कुछ धातु 150 ग्राम ले लीजिए और उसको खींच के क्या करिए, वायर के रूप में लंबा करिए ना। हाँ, तो धातुओं में ये प्रक्रिया बहुत बड़ी हो सकती है ना, यानी ये गुण ज्यादा होता है। धातुओं को आसानी से खींच के तार के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, यही प्रक्रिया होती है तन्यता। ध्यान से समझिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से धातु की तन्यता सबसे ज्यादा होती है ना, तो कौन सी धातु की होती है साथियों, लिख लीजिएगा। पेन पेपर लेके बैठिए ना, हाँ पेन पेपर लेके बैठिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु के साथ, सोना का ना, लिख लीजिएगा। सोना का तन्यता क्या है साथियों, सबसे अधिक है ना। हाँ लिख लीजिएगा, तन्यता किसकी सबसे ज्यादा साथियों, तन्यता सबसे अधिक किसके साथियों, सोने की।
सोने सोने वाला सोना नहीं ना, नींद वाला सोना नहीं है ना, सोना मतलब गोल्ड वाला सोना है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन के साथियों बात कर लेते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों समझिएगा। द्रव्यमान जो होगा ना, द्रव्यमान है और क्या साथियों वेग, इनका क्या करना है गुणनफल। ध्यान से देखिएगा, जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है ना साथियों, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान और गुणते क्या साथियों वेग, है ना। द्रव्यमान गुणते वेग किसके बराबर होगा साथियों, ये संवेग के। ध्यान समझिएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणते वेग। संवेग बराबर क्या होता है साथियों, द्रव्यमान गुणते वेग। अगला देखिए, हम मात्रक की बात करें ना, इसके मात्रक की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक साथियों किलोग्राम और वेग का मात्रक साथियों मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए, अगर बल की बात करें, बल बराबर क्या होता है साथियों, हाँ द्रव्यमान गुणते त्वरण। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लड़के कंफ्यूज होते हैं, है ना। बल बराबर क्या होता है साथियों, द्रव्यमान गुणते त्वरण। मात्रक क्या लिखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक वही किलोग्राम, त्वरण का मात्रक साथियों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिख देते हैं, न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है साथियों, न्यूटन, है ना। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है साथियों, न्यूटन है। अगला ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिए ना, दाब हो गया साथियों, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए दाब का सूत्र क्या होगा, दाब बराबर होता है साथियों बल बटे के क्षेत्रफल। ध्यान समझिए, बल बटे क्या साथियों, क्षेत्रफल। किसके बराबर साथियों, दाब बराबर। मात्रक क्या लिखेंगे साथियों, बल का मात्रक अभी बताया न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिखते, या फिर साथियों पास्कल लिखते ना, हाँ या फिर क्या लिखते साथियों, पास्कल लिखते। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्या है साथियों, हाँ त्वरण। त्वरण अभी बताया ना, त्वरण देखिए यहाँ बीच में आया, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, नहीं होगा नहीं होगा। नोट करके लिख लीजिएगा ना, हाँ नोट करके लिख लीजिए कि किसी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन होगा ना तभी त्वरण उत्पन्न होगा, नहीं तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। और मात्रक क्या हो जाएगा साथियों त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में क्या हुआ है, छपा है ना। एनटीपीसी और ग्रुप डी का ये क्या है साथियों, फेवरेट क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे हैं, केवल डिजिट क्या किया है साथियों, चेंज कर दिया है, मतलब मान बदल दिया है, 10 को 5 कर दिया है, 5 को 4 कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है ना। ध्यान समझिएगा, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान, मतलब ये है ना कि नाइट्रोजन के अणु का जितना द्रव्यमान होता है वो पूरा का नहीं पूछ रहा है, उसके 0.6 भाग का पूछ रहा है। देखिए 0.6 मतलब एक अणु का पूरा नहीं पूछ रहा है, 0.6 का पूछ रहा है। तो पहले क्या करें, एक अणु का निकाल लें और 0.6 से क्या कर दे, उसमें मल्टीप्लाई कर देना। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला काम नाइट्रोजन, साथियों नाइट्रोजन क्या होता है, एन। ध्यान दीजिए, एक परमाणु है नाइट्रोजन का, अणु क्या होगा साथियों, N2, नाइट्रोजन गैस, है ना। N2 कितना हो गया साथियों, N2। एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या होता है 14। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान संख्या 14। ध्यान दीजिए, एक नाइट्रोजन के परमाणु का 14 तो 2 ठो का साथियों, 2 ठो का कितना हो जाएगा, 28 हो गया। ध्यान समझिएगा, यानी नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया, 28। और यह दोनों परमाणु क्या है, नाइट्रोजन के एक को अणु है, क्योंकि परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है साथियों, अणु का निर्माण होता है। अगला देखिए समझिए, 28 आ गया साथियों, लेकिन ये किसका आया, ये एक अणु का आ गया। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के एक अणु का ये क्या है साथियों, द्रव्यमान है। किसका साथियों, हाँ नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान है ये। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान साथियों कितना हो गया, 28, लेकिन वो पूछ कितने का रहा है, 0.6 का, 0.6 का पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी में क्या करेंगे साथियों, हाँ 28 में 0.6 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, क्योंकि ई है एक नाइट्रोजन परमाणु का, वो एक का नहीं पूछ रहा है, कह रहा है एक से कम का बताइए 0.6 में कितने होंगे। 0.6 से क्या करिए, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 8 कितना हो जाएगा साथियों, 48, और 6 दूनी 12 4 16। ध्यान दीजिए, एक अंक पे क्या लगा देंगे, दशमलव। कितना हो गया साथियों, 16.8 ग्राम। पेपर में कई बार पूछा है 16.8 ग्राम। देखिए ये नहीं है,
हाँ, कौन सा ऑप्शन साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा साथियों? 16.8 ग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? पेपर में कई बार पूछा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिएगा? जरूर छापिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर छूटा है ना, हम बता तो दिए लेकिन आंसर नहीं मारे। ध्यान दीजिएगा, धातु क्या होंगी? धनात्मक। अधातु क्या होंगी साथियों? ऋणात्मक। और उपधातु होंगी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। क्या पूछा है हमसे? धनात्मक। कौन होंगी साथियों? धातु। ध्यान दीजिएगा, धातुएं क्या होंगी? धनात्मक होंगी। अधातु क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। उपधातु क्या होंगी? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा होगी। क्या कह रहा है ना कि कोई वस्तु भूतल यानी जमीन से कितना ऊंचाई पे है? 10 मीटर। ध्यान दीजिए, अच्छा 6 मीटर ऊंचाई पे है ना, और कितना किलोग्राम के साथियों? 10 किलोग्राम की। यानी 10 किलोग्राम की वस्तु जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे ना, तो हम जरूर बताए थे कि ये क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता है ना। हाँ, स्थितिज ऊर्जा पूछ लेगा, गतिज ऊर्जा पूछ लेगा, ऊर्जा पूछ लेगा, है ना। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा कब? जब ऊंचाई में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा। और जब कोई चीज चलेगी ना, तो कौन सी ऊर्जा साथियों? गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे कह रहा? ऊपर है ना, ऊपर है, यानी कौन सी ऊर्जा साथियों? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला क्या लिखेंगे साथियों? हाँ, फार्मूला लिखेंगे mgh। ध्यान दीजिएगा, m क्या है? द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है? हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। चलिए, m की वैल्यू दे रखा है साथियों कितना? 10। g की वैल्यू देखिए दिया है कितना? 9.8। और h की वैल्यू साथियों 6। ध्यान दीजिएगा, 6 दाम 60 हो जाएगा, इंटू 9.8 कर दीजिएगा, गुणा कर लीजिए। जीरो को हम जीरो रहने दे रहे हैं, 6 8 48 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 9 54, 54 4 साथियों 58, है ना। 58 एक अंक पे लगा है दशमलव, एक अंक पे क्या लगा दीजिए? दशमलव। यानी ये जीरो क्या होगा? इधर से हट जाएगा। यानी कितना जूल साथियों? 588 जूल। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, 588 जूल पहला वाला ऑप्शन सही है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो ऊंचाई पे ना, स्थितिज ऊर्जा पूछेगा ऊंचाई पे, गतिज ऊर्जा पूछेगा हाफ mv स्क्वायर। कौन सा फार्मूला साथियों? लिख लीजिएगा। हाँ, गतिज ऊर्जा पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m क्या है साथियों? द्रव्यमान। v क्या है? वेग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं साथियों। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 सेंटी, हाँ +15 है, फोकस लंबाई +15 सेंटीमीटर है, तो यह कैसा दर्पण होगा? ये पूछ रहा है ना। 15 सेंटीमीटर लंबाई का दर्पण है, लेकिन प्लस है। पूछ रहा है अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, या फिर कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बात की है, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए ना कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। ध्यान दीजिए, ऐसा होता है ना। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इधर की तरफ इस पे कलई की जाती है, किधर की तरफ साथियों? अंदर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ कलई की जाती है। ध्यान समझिएगा, कलई किस चीज की होती है साथियों? चांदी का लेप लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? ताकि परावर्तन बढ़िया हो सके। अब परावर्तन होता है ना, तभी चेहरा दिखता है, नहीं होगा नहीं दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा वाला हो गया साथियों? उत्तल दर्पण। अवतल कैसे होगा साथियों? ऐसे होगा ना, बाहर की तरफ इस पे देखिए लेप लगेगा, अंदर का खाली रहेगा। अंदर खाली मतलब इसका ये वाला सतह क्या होगा? परावर्तक सतह। ध्यान समझिएगा, ये वाला होगा परावर्तक सतह, और इधर क्या किया जाएगा साथियों? कलई यानी लेप लगा दिया गया होगा। किस चीज का? सिल्वर का, है ना। सिल्वर ही नहीं, ऊपर से लाल कलर का पेंट भी कर देते हैं ना सिल्वर के बाद। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, जो प्लस होता है ना फोकस दूरी साथियों, वो उत्तल दर्पण की होती है। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश हम इधर से इधर दर्पण पे भेजते हैं, किधर से? बाएं से दाएं, है ना। समझते जाइएगा, बाएं से कहाँ भेजते हैं? दाएं। और जब बाएं से दाएं की दूरी मापते हैं ना, यानी कि जिधर प्रकाश जा रही है उधर चल के दूरी मापेंगे तो प्लस में दूरी होती है, उल्टा चल के मापेंगे माइनस में होगी। समझिएगा, प्रकाश हमेशा इधर से कहाँ जाएगी? इधर। इसमें भी इधर से कहाँ जाएगी साथियों? इधर, है ना। अब दूरी देखिए, इसका फोकस कहाँ होता है साथियों? इधर। इसका फोकस कहाँ होता है? इधर। और इसका फोकस कहाँ होता है साथियों? इधर, है ना। तो जब इधर से इधर चलिएगा ना,
प्रकाश भी इधर से इधर, तो किसमें नापिएगा? प्लस में। और पूछा क्या है? प्लस में ही, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का हो गया प्लस में, और अवतल दर्पण का क्या होगा? माइनस में। नोट करके बस लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती, माइनस में होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, और समतल दर्पण अगर पूछ लेना इसकी फोकस दूरी नोट करके लिख लीजिएगा, तो कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? हाँ, इसकी फोकस दूरी होती है साथियों अनंत, है ना। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, लिख लीजिएगा अनंत होती है ना। कितनी होती है साथियों? अनंत होती है। कितना फोकस दूरी? अनंत, यानी इनफाइनाइट ना। हाँ, इनफाइनाइट होगी किसकी फोकस दूरी साथियों? इसी समतल दर्पण की। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अगला ध्यान दीजिए, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है ना। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं साथियों? शुष्क बर्फ कहते हैं। ध्यान समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड CO, इसी क्या है साथियों? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का। ध्यान देते रहिएगा, नोट्स बना के लिखते चलिएगा ना। हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए। हम आपके सामने डेली का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं जो पेपर को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है। अगला क्वेश्चन पे अभी चर्चा करते हैं ना। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए साथियों, निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है ना। सबसे अधिक सक्रिय धातु पूछ रहा है। सबसे अधिक सक्रिय का मतलब कि अगर वो धातु किसी के और साथ में आ रही है ना, किसी के संपर्क में आ रही है ना, उससे तुरंत क्या करेगी? क्रिया कर लेगी ना, तुरंत क्रिया कर लेगी। तो वही पूछ रहा है कि कौन सी धातु सबसे सक्रिय है। पहली बात की है कि एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है ना। धातुओं की क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, जिसमें कुछ धातुओं को एक क्रम वाइज रखा गया है, सक्रियता के घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। समझिएगा, अगर आपसे पूछे सबसे, पेन पेपर निकाल लीजिए ना, जरूर नोट करते चलिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा धातु है साथियों? पोटेशियम ना। प्रतीक क्या है? K है। ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरे नंबर पे बात करें साथी, कौन सा है? सोडियम ना। हाँ, प्रतीक क्या है? Na। ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे बात करें तो कौन है साथियों? कैल्शियम। हाँ, पहले नंबर पे अगर ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर पोटेशियम नहीं मिला तो क्या ऑप्शन मारिएगा? सोडियम। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन को चूज करिएगा ना। अगर ये भी नहीं है तो ये वाला। ध्यान दीजिएगा। तो सक्रियता श्रेणी मतलब कौन सी धातु कितना सक्रिय है, कितना जल्दी किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर लेगी, वही उसकी सक्रियता कहलाएगी ना। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन साथियों? पोटेशियम। बाद में कौन है? सोडियम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम। और सबसे कम क्रियाशील अगर पूछ ले, कौन है साथियों? गोल्ड, यानी सोना। ये सबसे कम क्रियाशील है, इसीलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या होता है? मिल जाता है ना। कोई इसके साथ नहीं मिलता। ऐसे खुदाई करके क्या करिए? सोना निकाल लीजिए, थोड़ा सा प्यूरिफाई करना होगा, कचरा दूर करना होगा, लेकिन ये किसी के साथ नहीं मिलता। मतलब ये कि इसका कोई अयस्क नहीं होता। अगला ध्यान दीजिए, इसके जस्ट देखिए नीचे से सबसे ये है, इसी के जस्ट ऊपर क्या है? सिल्वर। मतलब इसी के जस्ट ऊपर क्या है? सिल्वर, यानी क्या साथियों? चांदी। ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे सोना, उसके जस्ट ऊपर चांदी, है ना, और सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। अगला ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है, बहुत बार पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन ना। एल्यूमिनियम के पेन पेपर ले लीजिए, लिखिए तो खटाक से एल्यूमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है ना। एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम लिख लीजिए। पहला तो साथियों बॉक्साइट। पहला क्या हो गया साथियों? हाँ, बॉक्साइट। दूसरा हो गया साथियों क्रायोलाइट। ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, और तीसरा साथियों कोरंडम ना। ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया बॉक्साइट, दूसरा हो गया साथियों क्रोलाइट, क्रायोलाइट, तीसरा हो गया साथियों कोरंडम, है ना। ये एल्यूमिनियम के क्या है? अयस्क है। ध्यान दीजिएगा। अगला साथियों लोहे का लिख लीजिए ना। हाँ, लोहे के अयस्क का नाम लिख लीजिए। हाँ, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। दूसरा कर लीजिए लिमोनाइट, और तीसरा लिख लीजिएगा साथियों हेमेटाइट, और चौथा लिख लीजिएगा आयरन पाइराइट। ये क्या है साथियों? ये लोहे के अयस्क है ना। डायरेक्ट पेपर में छपता है कि
लोहे के अयस्क निम्नलिखित में से है नहीं है, कुछ ऑप्शन करके बना देगा ना। हाँ तो एल्यूमिनियम का आपके सामने बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, लोहे का हो गया मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, आयरन पाइराइट। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या पूछता है साथियों, मरकरी Hg है ना, मरकरी का एक ही अयस्क है, उसका नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा है, छाप लीजिए। क्या है साथियों, हाँ ये जो सीने बार है ना, ये जो सीने बार है ना साथियों, यह मरकरी का क्या है, अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। कौन साथियों, सीने बार ना, सीने बार मरकरी का अयस्क है, लिख लीजिएगा। और मरकरी ऐसी धातु है जो प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती एकलौती है। अगला ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका क्या कारण है, सब लोग जानता होगा ना। हाँ पेपर में था क्वेश्चन, इसीलिए हम उठा के रख दिए, इसलिए रख दिए ताकि आपको पता चले कि केवल कठिन सवाल नहीं पूछता, सवाल सरल भी पूछता है ना। कोई चीज ऊपर फेंकेंगे कहाँ आ जाती है साथियों, नीचे की तरफ, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो कौन सा बल साथियों काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ना। हाँ अब गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया साथियों, सर आइजैक न्यूटन। ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है कि किसी पिंड को ना एक निश्चित वेग दे देंगे ना, फिर वो लौट के पृथ्वी पे नहीं आएगा। वो वेग आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, छाप दीजिएगा। हम उसका नाम बता दे रहे हैं, पलायन वेग ना, यानी एस्केप वेलोसिटी, कि किसी पिंड को पलायन वेग से जब ऊपर फेंकेंगे ना, फिर वो लौट के दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। उस वेग का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा। अगले क्वेश्चन को साथियों अभी गौर से देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2,8,6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। हाँ मतलब कौन सा तत्व, किस मतलब आवर्त सारणी के ना किस समूह यानी कौन से वर्ग में रखा गया है, कौन सा वाला तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात की ये 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 6, 16। ध्यान दीजिएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने साथियों, 16। ध्यान समझिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 16। कैसे भरते हैं, 2, 8, 6 है ना, भर दिए। के कक्षा, एल कक्षा और एम कक्षा, 2, 8, 16। ध्यान समझिएगा, हाँ 2, 8, 6 टोटल कितने हो गए, 16। अब ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व का नाम क्या है साथियों, सल्फर। ध्यान समझिएगा, क्या है, सल्फर। सिंबल क्या होता है साथियों, एस है ना। हाँ सिंबल क्या होता है साथियों, एस। अब ये कौन से ग्रुप का है ना, हाँ तो ग्रुप नंबर 16 में चलिएगा। हाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम करके होगा है ना, ओ है ना, टेरेनियम और पोलोनियम। देखिए लिख दे रहे हैं ना, ये 16वें ग्रुप के क्या है साथियों, हाँ तत्व है 16 वाले ग्रुप के ना, ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सेलेनियम है ना, और टेलेरियम और पोलोनियम। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन ये क्या है साथियों, ऑक्सीजन ज्यादा दूर तक नहीं पूछता ना, पेपर में 30 के अंदर ही पूछेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। 30 के अंदर चीजों को याद रखिए, काम हो जाएगा ना। 30 के अंदर याद रखिए, ऑक्सीजन हो गया साथियों, सल्फर हो गया, ये क्या हो गया साथियों, सेलेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, और ये हो गया साथियों टेलेरियम, और ये हो गया साथियों पोलोनियम। ध्यान दीजिएगा, पोलोनियम ना, ये क्या है साथियों, 16वें ग्रुप के तत्व है ना। 16 के बाद कौन सा वाला ग्रुप, अच्छा इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व ना। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, क्योंकि ये ऊपर है, सबसे बड़ा ये ऊपर है ना, तो ऑक्सीजन परिवार का तत्व ये हो गया है। 16 वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। 17वें वाले ग्रुप को हाइड्रोजन परिवार के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएंगे ना। हाँ 17वें वाले में क्या आएंगे साथियों, देख लीजिए, ये आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना। ये कौन से वाले में है, 17वें में। 18वें में कौन से आएंगे साथियों, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और हाँ रेडान ना, ये 18वें वाले हैं। इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। हाँ तो इसका ऑप्शन साथियों कौन सा वाला सही हो जाएगा, हाँ कौन सा ऑप्शन साथियों, 16वें वर्ग में ना। हाँ 16वें वर्ग में रखा गया है कौन सा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। अगला ध्यान दीजिए, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, मतलब कुल मिला जुला के पूछ कह रहा है विद्युत आवेश कितना होगा। क्या पूछ रहा है साथियों, आवेश पूछ रहा है।
आवेश बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है साथियों, विद्युत धारा गुणते समय। ध्यान दीजिएगा, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणते समय। देखिए विद्युत धारा कितना दिया है साथियों, 0.5 एम्पियर। नोट करके लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कितना हो जाएगा साथियों, 0.5। समय कितना दिया है साथियों, 8 मिनट। 8 मत रखिएगा ना, 8 रख देंगे गलत हो जाएगा। 8 को हम क्या करेंगे, मिनट में समय चेंज करेंगे, किसमें, सेकेंड में। क्यों करेंगे, साइड में देखिए कितनी पद्धतियां साथियों, 3, MKS, CGS और FPS, है ना। ध्यान दीजिएगा, MKS, CGS और FPS। जब भी सवाल लगाइएगा ना, किसी एक पद्धति में लगाइएगा। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। देखिए तीनों में समय किसमें साथियों, सेकेंड में। इसीलिए मिनट को जरूर चेंज कर लीजिएगा, किसमें, सेकेंड में। तो कितना साथियों, 8 मिनट में कितना सेकेंड, 480 सेकेंड ना। कैसे, 8 छक्का 48, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में 480 सेकेंड। अब कर दीजिएगा इसका गुणा, 5 का गुणा 0 में करेंगे, अगर 0 होगा, 5 का 8 में 40 हो जाएगा, अब 5 का 4 में 20 हो जाएगा, अब 20 4 कितना हो जाएगा साथियों, 24, और एक अंक पे लगा दीजिएगा दशमलव, तो ये वाला 0 हो जाएगा गायब, यानी इतना कूलम आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही साथियों, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया साथियों, करेक्ट हो गया ना। कितना आएगा, 240 कूलम। यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है कि आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों, कूलम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है साथियों, एम्पियर, है ना। आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणते समय। यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है। ध्यान दीजिए, हाँ देसी फ्रिज ना, देसी फ्रिज, मटका साथियों, मटका ना, जिसे ठिल्ली कहते, गगरी कहते, जो भी नाम है जिस जगह पे, है ना। तो मटके का पानी क्या कह रहा है, गर्मी के समय में भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। कौन सा रीजन है ना, क्या रीजन है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात की ये संघनन जो है ना, इसी के कारण ओस पड़ता है। नोट करके लिखते चलिए, संघनन के कारण ही क्या होता है साथियों, ओस पड़ता है, ओला पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ओस, ओला, कुहरा कौन सी घटना के कारण साथियों, संघनन प्रक्रिया के कारण। वाष्पन के कारण ही क्या होता है साथियों, वाष्पन के कारण ही मिट्टी के बर्तन में गर्मी में जो पानी भरा रहता है वो ठंडा रहता है। किसके कारण, वाष्पन के कारण। ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है साथियों, यह प्रक्रिया है। वाष्प का उत्सर्जित होना यह प्रक्रिया है, जबकि वाष्पन क्या है, जो वाष्प पानी का भवन के उड़ जा रहा है ना, वो वाष्पन है। ध्यान दीजिएगा, मटके में छोटे छोटे क्या होते हैं साथियों, छिद्र। हमारे आंखों से दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे दिखाई देगा। और मटके को जब ध्यान से देखिएगा ना, बाहर हमेशा पानी, उसके बाहर हमेशा चिपका रहेगा, हल्का हल्का पानी हमेशा चिपका रहेगा। और वही पानी क्या करता है, वाष्प बन के जब उड़ता है ना, तो मटका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे समझिएगा, एक बूंद पेट्रोल ले लीजिएगा, हाथ पे गिराइएगा ना, माचिस मत भरिएगा, एक बूंद गिराइएगा पेट्रोल हाथ पे, और देखिएगा जैसे उड़ेगा ना, जैसे वो वाष्प बन के उड़ेगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ठंडा। इसी तरह मटके का पानी जब वाष्प बन के उड़ता है ना, मटके को क्या कर देता है साथियों, ठंडा कर देता है। इसीलिए मटके का पानी बरसात मतलब गर्मियों के समय में क्या रहता है साथियों, ठंडा रहता है। ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आपके पास डेली आते रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत बेहतर लग रहा होगा। अगर बेहतर लग रहा है ना, तो अपने साथियों में भी शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हम ऐसे इसी मतलब क्वेश्चन आपके सामने क्या करेंगे साथियों, डेली लेके आएंगे, जो पेपर के दृष्टिकोण से क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। 40-45 दिन और बचे हैं पेपर में, पूरी शिद्दत से लग जाइए और क्लास डेली अटेंड करिए। हो सकता है तो कुछ दिन में मैथ की सीरीज शुरू की जाए, जल्दी ही किया जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही रखा जाएगा, जिससे आपका पेपर बेहतर तरीके से क्या हो, निकल जाए। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।